Hello and most welcome my dear students. You are welcome to the कोशिका। और नीट की सीरीज में हम लोग डाइवर्सिफिकेशन इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं, यानी ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी को पढ़ रहे हैं, जिसमें प्लांट किंगडम को हम डिस्कस कर रहे हैं। आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशन में जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोवाइड किया उन्होंने, उसमें चौथा किंगडम प्लांट किंगडम है और 5वां एनिमल है। तो अभी हम प्लांट किंगडम की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद एनिमल पे पहुंचेंगे। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होती है। अगर आप लोगों ने इसे अच्छे से नहीं किया और इसे अच्छे से डिस्कस नहीं किया, नहीं पढ़ा, तो समझ लीजिए कि थोड़ी सी मुश्किल तो आपको बिल्कुल आएगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटे से इंफॉर्मेशन फिर से, आप लोगों में से जो भी अभी तक मुझसे नहीं जुड़ पाए हैं, द कोशिका पे नहीं जुड़ पाए हैं, वो इस QR कोड को स्कैन करें। और इस समय इस कोर्स पे 90% ऑफ चल रहा है। सो आप लोग इस मौके का फायदा जरूर उठाइए और कनेक्ट हो जाइए एक बेहतरीन डिस्कशन में। आज का टॉपिक रहेगा जिम्नोस्पर्म, जिसपे हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए एक अच्छी से डिस्कशन और हेल्दी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ, अभी तक आपने प्लांट किंगडम में एल्गी पढ़ा, ब्रायोफाइटा पढ़ा, टेरिडोफाइटा पढ़े, 3 अलग अलग ग्रुप्स को पढ़ा और उसकी जो स्पेशल क्वालिटीज थी, खास बात थी, उसको भी आप लोगों ने नोटिस किया। एक चार्ट आपने बनाया होगा, नोट्स बनाया होगा, मैंने नोट्स प्रोवाइड भी किया था। जितने भी नोट्स बनाइए सामने रखिए और आज के नोट्स को उसी में इंक्लूड करिए। आज का टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नो एक हो गया और स्पर्म एक हो गया, 2 अलग अलग वर्ड्स को मिल करके यहां पे जिम्नोस्पर्म बनाया गया है। जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड या ओपन, नेकेड या ओपन, या हिंदी में कहें तो खुला हुआ। ठीक है बेटा, नेकेड या ओपन या खुला हुआ। और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। क्या होता है स्पर्मा का मतलब? स्पर्मा का मतलब होता है सीड, यानी यहां पे जो सीड है वो ओपन है, खुला हुआ है। इसका मतलब कि इसमें ओवरी की वॉल एब्सेंट होगी। इसमें क्या होगा बेटा? ओवरी वॉल एब्सेंट होता है। नोट कर लो बेटा, नीट का ये क्वेश्चन आया हुआ, नोट किया सबने? गुड। So the gymnosperms are the plants in which the ovules are not enclosed by any ovary wall. यानी ओव्यूल तो होगा पर उसके ऊपर ओवरी वॉल नहीं होगी। तो सीड तो बनेगा लेकिन फ्रूट यहां पर नहीं बनेगा, है ना? सीड बना लेकिन फ्रूट नहीं बना, तो क्योंकि ओवरी से ही बनना है, ओवरी वॉल है ही नहीं, फ्रूट बनेगा नहीं। तो थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया। जिम्नोस्पर्म का मतलब यही है। जिम्नोज यानी नेकेड का सिंपल सा मतलब यही है कि यहां पे ओवरी वॉल नहीं है। बेटा इसको याद कर लेना, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना? ओवरी वॉल नहीं होता है। ओके गुड। सो द ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन्स एक्सपोज्ड, यानी दिखते रहते हैं सीड, बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यानी ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के पहले भी दिखता है और फर्टिलाइजेशन के बाद भी इजीली अवेलेबल होता है, देख सकते हैं उसको। द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जो सीड होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनते हैं, बिकॉज सीड आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं, है ना? दे आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो रिजल्ट है या फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट है वो है सीड। सीड का जो डेवलपमेंट होगा यानी फर्टिलाइजेशन के बाद वाला जो डेवलपमेंट होगा, उसमें सीड किसी भी कवर के अंदर नहीं रहेगा। सीड्स आर नॉट कवर्ड, दैट इज दे आर नेकेड, है ना? तो इस तरह से इसको भी हम जिम्नोज कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है जिम्नोज और स्पर्मा को मिलाकर बनाया हुआ वर्ड। आई थिंक एकदम क्लियर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जिम्नो स्पर्म में क्या खास बात है, इसको अलग ग्रुप क्यों बनाया?
तो बच्चे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खास बात है और वो आपकी आंखों के सामने है, वो है सीड। यानी ये सीड कवर्ड हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम मजेदार बात क्या है कि यहां सीड बन रहा है, तो ये इवोल्यूशन हुआ है, ये एक प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन हुआ है, क्योंकि सीड का प्रेजेंट होना एक एडवांस कैरेक्टर है। ना एल्गी में सीड थे, ना टेरिडोफाइटा में सीड थे, ना ब्रायोफाइटा में सीड थे। हाँ, टेरिडोफाइटा में सीड हैबिट की शुरुआत हुई थी आर्चिगोनियम में, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था, याद करो बच्चों, है ना, इसलिए मैंने कहा कंपेयर करते रहिए। लेकिन सीड नहीं था, जिम्नोस्पर्म में सीड बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? सीड बन रहा है। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फीचर प्रेजेंट इन द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में एक एडवांस फीचर है सीड का प्रेजेंट होना। ये समझ में आ रहा है? तो यहां पे सीड बन रहा है। इसके अलावा जाइलम और फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, ये एडवांस होगा, ज्यादा इवॉल्व होगा, ज्यादा डेवलप कैटेगरी का होगा। कैसा होगा? ज्यादा डेवलप होगा, ज्यादा एडवांस होगा। कंपैरिजन टू किसके? कंपैरिजन टू टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट में भी जाइलम फ्लोएम है, बट आपको पता है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों के ही 4 कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब 4 अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं। टेरिडोफाइटा की बात करें तो 4 में से केवल 2 ही सेल्स वहां पे प्रेजेंट होती है। जाइलम और फ्लोएम क्या है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा है, थोड़ा रिवीजन कर लेंगे आप लोग इसको, है ना? गुड। अब जिम्नोस्पर्म में जाइलम फ्लोएम भी एडवांस हो गए, जिसकी वजह से इनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा हो गया। यानी वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन, लॉन्ग हाइट तक उसका ट्रांसफर होना, साथ ही साथ फूड का जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसमें जो फूड बन रहा है उसका ट्रांसलोकेशन, दूरी तक, बहुत दूर तक ट्रांसलोकेशन होना, ये सब कुछ यहां पर वेल डिफाइंड तरीके से आ गया, है ना? इसके अलावा जाइलम फ्लोएम यानी वेस्कुलर बंडल, इसमें कैम्बियम भी आप जोड़ लीजिए, इन सब के प्रेजेंस की वजह से हुआ क्या कि इसमें ग्रोथ का रेट बहुत ज्यादा हुआ, सेकेंडरी ग्रोथ जैसे फीचर्स भी इसमें डेवलप होने शुरू होते हैं। तो अपने पिछले वाले कैटेगरी से, पिछले वाले डिवीजन से, यानी आप टेरिडोफाइटा से कह सकते हैं, उससे ये ज्यादा एडवांस निकले कई तरीके से। और ये जो जिम्नोस्पर्म आए ये जुरासिक पीरियड में, यानी जबकि आप कह सकते हैं डायनासोर धरती पे हुआ करते थे, ये उस जमाने के पेड़ हैं, उस समय इनका राज हुआ करता था, ये पृथ्वी पे राज करते थे। आज ये फॉसिल के रूप में बचे हैं, कुछ हिस्सों में बचे हैं, कुछ हिस्सों से ये बिल्कुल गायब होने वाले हैं, है ना? इसलिए जिम्नोस्पर्म में साइकस और पाइनस जो होते हैं उनको लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम? लिविंग फॉसिल। क्या कहते हैं बेटा उसको हम? लिविंग फॉसिल। तो ये लगभग पृथ्वी से अब गायब होने वाले हैं। कुछ स्पीसीज हैं तो ज्यादा अमाउंट में मिलती है, कुछ एकदम से गायब हो चुकी हैं और कुछ बस गायब होने ही वाली हैं। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा। अब जिम्नोस्पर्म में क्योंकि जाइलम और फ्लोएम बहुत अच्छे से बने हैं, ये लंबे हो सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज्ड ट्री और टॉल ट्रीज एंड श्रब। इसमें हर्बिशियस बहुत कम होते हैं, हालांकि स्मॉलेस्ट आप जो क्या बोलते हैं जिम्नोस्पर्म होता है वो बहुत छोटा होता है। मेरे ख्याल से आपने पढ़ा भी होगा ज़ैमिया पिग्मिया, है ना? लेकिन यहीं पर दुनिया का सबसे लंबा ट्री भी, टॉलेस्ट ट्री भी जिम्नोस्पर्म से ही बिलोंग करते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म, द जायंट रेड वुड। क्या कहते हैं बच्चों इसको? जायंट रेड वुड, याद रखना, जायंट रेड वुड। इस ट्री को सिकोया हम कहते हैं। ये जो बगल में लगा है, ये लंबे लंबे पेड़ आपको दिख पा रहे हैं, ये सिकोया स्पीसीज हैं, यानी सिकोया के पेड़ हैं, यही जायंट रेडवुड ट्रीज हैं। समझ में आ रहा बेटा? तो ये दुनिया के सबसे टॉलेस्ट ट्रीज में से एक हैं। तो जिम्नोस्पर्म में जो सिकोया है, नाम याद रखेंगे, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आपके नीट एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो यू मस्ट हैव टू
learn this. Okay, the giant redwood tree, that is sequoia, is one of the tallest tree species. दुनिया के सबसे लंबी ट्री स्पीसीज है, खासकर इसमें से सिकोया sempervirens है ना बेटा, कौन सा? सिकोया sempervirens. सिकोया sempervirens जो है वो टॉलेस्ट हैं, है ना, ये स्पीसीज बहुत बड़ी बड़ी होती हैं. तो आपने देखा कि ये जिम्नोस्पर्म में एक बहुत ही हाई इवोल्यूशन सीक्वेंस पाया गया comparative than what their previous groups like algae and bryophyta and pteridophyta. उनसे कंपेयर करते हैं तो यहाँ बहुत हाई इवोल्यूशन देखा गया है, बहुत सारे चेंजेस आ गए और इसीलिए ये फ्लरिश करना शुरू कर चुके थे एक जमाने में. इनके आज भी जंगल देखने को मिलते हैं. आपने सुना होगा पाइन फॉरेस्ट, बहुत सारे कंट्रीज में पाइन फॉरेस्ट प्रेजेंट होते हैं. इंडिया में भी पाइन फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा. अगर आपको देखना है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो एरिया है जिसको कि आप वेस्टर्न हिमालय कहते हैं, वहां आप जाएंगे तो वहां पे आपको पाइन फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा, वेस्टर्न हिमालय पे. ठीक है बच्चों, गुड, वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और डिस्कशन करते हैं और कुछ और अच्छी चीजें सीखते हैं. द रूट्स आर जनरली टैप रूट. टैप रूट का मतलब कि ये सीधे गहराई में नीचे की ओर जाते हैं, जनरली ऐसा होता है. ठीक है. रूट्स इन सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा. ठीक है. माइको का मतलब होता है फंजाई, माइको का मतलब होता है बेटा फंगस या फंजाई. ये समझ में आया? माइको का मतलब क्या होता है? फंगस या फंजाई. ठीक, ओके. तो रूट्स हैव सम रूट्स इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, जो कि पाइनस में होगा. याद रखना, माइकोराइजा का जो एसोसिएशन होगा फंजाई का, वो पाइनस प्लस फंजाई होगा, यानी पाइनस के साथ फंजाई का जो एसोसिएशन होगा इसको आप कहेंगे माइकोराइजा. वाइल इन सम अदर, यानी साइकस, जब साइकस के साथ फंगस का क्या होता है, सॉरी फंगस का तो नहीं होता है, पर यहां पे आप कह सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी रहती है यहां पे. वाइल इन साइकस स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स, छोटे छोटे स्पेशलाइज्ड रूट्स होते हैं जिसको कोरलाइड रूट कहते हैं, कोरल की तरह दिखते हैं. अब कोरल क्या होते हैं? तो कोरल एक तरह के एनिमल्स होते हैं जो सीलेंट्रेट से बिलोंग करते हैं, है ना. तो जो एनिमल ग्रुप में आप पोरीफेरा के बाद सीलेंट्रेट पढ़ोगे बेटा तो वहां कोरल आप पढ़ेंगे. कोरल को हिंदी में मूंगा कहते हैं. रेड कलर का होता है, इसकी अंगूठी भी बनती है, लोग पहनते भी हैं, है ना. तो कोरल की तरह ये रूट्स दिखते हैं जब ये साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ एसोसिएशन करते हैं. तो अलग अलग टाइप का एसोसिएशन हो सकता है. यहाँ पे जो आपको फिगर यहाँ देखने को मिल रहा होगा बेटा, ये माइकोराइजा वाले फिगर हैं. तो ऊपर वाले स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है इसमें कोई भी एसोसिएशन नहीं है फंजाई का, फर्स्ट फिगर में, है ना. यहाँ पे कोई भी एसोसिएशन नहीं है, याद रखना. और दूसरा जो देख रहे हैं यहाँ पे लिखा भी है विद माइकोराइजी, तो यहाँ पे माइकोराइजी हो गए. अब इससे फायदा क्या होता है? आप सोच रहे होंगे कि माइकोराइजी ना ही होता तो इस जिम्नोस्पर्म को क्या फर्क पड़ जाता है. देखिए, पाइनस ट्री में माइकोराइजी का होना कोई मतलब ये संयोग नहीं है, ये एक म्यूचुअल बेनिफिट स्ट्रक्चर है. क्या बेनिफिट है? देखिए, पाइनस है फोटोसिंथेसिस करता है, यानी फूड बना देता है. ठीक, लेकिन पाइनस कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छे से मिनरल्स वगैरह को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, या डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को जल्दी जल्दी डिके करके उसमें से फायदे की चीज या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है. ये काम कौन कर सकता है? इस काम में फंजाई एक्सपर्ट है.
इस काम में कौन एक्सपर्ट है? इस काम में फंजाई एक्सपर्ट है। तो माइकोराइजा का एसोसिएशन इसी तरह से हुआ, माइकोराइजा। अब इसमें से बेटा जो फंजाई है ये एक्सपर्ट है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को ये क्या करता है और अच्छे से क्या कहते हैं डिग्रेड करता है और इसमें से मिनरल्स को फ्री करता है। मिनरल्स को फ्री करने के साथ साथ इसमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी निकलते हैं, न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो दूसरा पार्टनर है माइकोराइजा में वो है पाइनस यानी चीड़ का पेड़, जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा? फोटोसिंथेसिस कर सकता है, जिससे बनता है फूड। गुड। तो अगर फंजाई और पाइनस के बीच में एग्रीमेंट हो जाए, एसोसिएशन हो जाए, देखो भाई मैं जो फूड बनाऊंगा उसमें से कुछ फूड मैं तुमको दूंगा, खा पी लेना, मस्त रहना, बदले में मुझे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो कि मेरी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो तुम मुझे पहुंचा देना, जिससे कि मैं प्रॉपर फंक्शन कर पाऊं। तो दोनों को फायदा हो गया। माइकोराइजल एसोसिएशन में फंजाई को भी फायदा हुआ, पाइनस को भी फायदा हुआ। तो एक तरह का ये सिम्बायोसिस हुआ। कैसा बेटा? कैसा एसोसिएशन है ये है सिम्बायोसिस। कैसा एसोसिएशन हुआ ये सिम्बायोसिस एसोसिएशन है। समझ में आया? कोई दिक्कत? बहुत अच्छे, ठीक। तो यही चीज यहां पे दिखाया। अब रूट्स को कट करके यहां देखिए तो अंदर की तो ये कॉर्टेक्स है, ये जो ग्रीन लाइनिंग आपको दिख रही है ना बच्चों, ये कॉर्नर पे ग्रीन यही आपके ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनो बैक्टीरिया है, ठीक है। सॉरी, ये लगता है कोरोलाइड रूट है नीचे, ठीक है। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी है और ये कहां पाया जाता है? ये पाया जाएगा आपका साइकस में। तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर हैं। ऊपर वाला आपको फंगल एसोसिएशन है यानी माइकोराइजा है, जो कि पाइनस में मिलेगा। नीचे वाला ये जो आपको जोन दिख रही है ये ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। और ये क्या काम करते हैं इसके बारे में तो मैंने कोई खास बताया नहीं, तो देख लीजिए यहाँ पे ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, है ना। कई बार साइकस ऐसी जगह पे होते हैं, ऐसे दलदल वाले स्थान पे या ऐसी हैबिटेट में ग्रो करते हैं जहां सॉइल में नाइट्रोजन की कमी रहती है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो अपने रूट में साइनोबैक्टीरिया को जगह देते हैं, ग्रो करने देते हैं। फायदा क्या होगा साइनोबैक्टीरिया को? साइनोबैक्टीरिया को सेफ्टी मिलेगी, साथ ही साथ उसे फूड भी मिलेगा। और बदले में फायदा ये होगा कि भाई सेफ्टी और फूड के बदले में ये नाइट्रोजन फिक्स करेंगे। आपको पता ही है कि इसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो कि हेटेरोसिस्ट वगैरह कहलाती हैं, है ना। वो नाइट्रोजन फिक्स करेंगे और वही नाइट्रोजन की जो कमी साइकस को हो रही है वो नाइट्रोजन साइकस को पहुंचाएंगे, तो नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाएगी। डेफिशिएंसी जो थी वो फुलफिल हो गई थ्रू द ब्लू ग्रीन एल्गी और यू कैन से द साइनोबैक्टीरिया। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये इस तरह के एसोसिएशन भी बनाते हैं। स्टेम की बात करें तो अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। अनब्रांच नॉर्मली आपको साइकस की स्पीसीज में देखने को मिलता है। जैसे कभी आप लोगों ने नारियल का पेड़ देखा हो या ताड़ का पेड़ देखा हो, मोर कॉमन है। आप इसको खजूर का पेड़ देखा हो, आपने इनको देखा होगा। ठीक वैसा ही साइकस भी दिखता है और कई लोग जिन्हें साइकस के बारे में नहीं पता वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो पेड़ दिख रहा है ये खजूर है कि ताड़ है कि क्या है। लेकिन साइकस क्योंकि एकदम सेम टू सेम दिखता है तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। बट एज अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी यू डू नॉट हैव टू मैच द थिंग्स, है ना। तो आपको साइकस के बारे में पता होना चाहिए। साइकस अनब्रांच्ड होते हैं नॉर्मली, कभी कभी ब्रांचिंग देखी गई है, बहुत रेयर, है ना। इसके अलावा जो क्या होते हैं जिम्नोस्पर्म है वो ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, इनकी ब्रांचेस हो सकती हैं। हालांकि ब्रांचिंग बहुत घनी नहीं होती है। कुछ स्पीसीज छोड़ दें अगर, जैसे कि नीटम वगैरह हो गए या क्या बोलते हैं आपके जिंगो बाइलोबा हो गया, अगर उसकी बात ना करें तो
ये नॉर्मली क्या होते हैं बच्चा, छोटी मोटी ब्रांचिंग होती है ना, हाई ब्रांचिंग नहीं होती है। तो ब्रांचिंग पाइनस में पाया जाता है। सिड्रस, सिड्रस को ही देवदार वृक्ष कहा जाता है, याद रखना, देवदार। आपने नाम सुना होगा ना, देवदार का पेड़, देवदार का पेड़, है ना। तो देवदार मतलब सिड्रस, इसका पूरा नाम होता है सिड्रस देवदारा। एक इसकी स्पीसीज है सिड्रस देवदारा, याद रखेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही पाइनस की 40 स्पीसीज हैं और उसमें से बहुत सारी स्पीसीज अब गायब होने वाली हैं, इसीलिए इनको हम लिविंग फॉसिल भी कहते हैं, ठीक है। इसी लिविंग फॉसिल में एक नाम आता है जिंगो का, जिंगो बाइलोबा, जिंगो बाइलोबा, ठीक है। ये एक लिविंग फॉसिल है, इसको भी आप याद रखेंगे, ये भी एक लिविंग फॉसिल, इसका भी नाम बहुत पूछा जाता है कि जिंगो बाइलोबा कैसी ट्री स्पीसीज है। तो बेटा ये लिविंग फॉसिल ट्री स्पीसीज है, याद रखना, याद रहेगा ना। जिंगो बाइलोबा का नाम कैसे पड़ा, तो इसकी जो पत्ती है एनसीईआरटी में बना होगा, इस तरह से जो पत्ती है और यहाँ पे ये हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये लोब जो है ये दो हिस्सों में बटा होता है, कुछ इस तरह से। तो दो हिस्सों में है ये लोब, दो हिस्सों में, यानी बाई है, बाई मीन्स टू, तो बाई लोबा, इस स्पीसीज का नाम क्या हो गया, जिंगो बाइलोबा, याद रहेगा, गुड। इन साइकस, साइकस की बात करें तो इन साइकस द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर ईयर्स, कई साल तक ये आसानी से देखे जाएंगे, ग्रीन कलर के होते हैं, एकदम सदाबहार टाइप के, ठीक। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल एडाप्टेड, किसके लिए एडाप्टेड होंगे, क्योंकि इनको बड़ी अलग अलग कंडीशन में रहना पड़ता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर वाली कंडीशंस में। वेल एडाप्टेड टू विद स्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, भैया ये -10 से लेकर के -50 तक रहते हैं। जिम्नोस्पर्म के प्लांट ऐसी कंडीशन में, ऐसी हार्श कंडीशंस में भी देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसी तरह से बहुत जगह पे ये ह्यूमिड कंडीशंस में देखने को मिलते हैं, कहां पे, बहुत जगह पे ये ह्यूमिड कंडीशंस में भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हाई विंड एरिया में भी देखने को मिलते हैं। तो इनकी ट्रीज की बनावट ही ऐसे होती है कि अपने आप को ऐसी जगह पे क्या बोलते हैं बचा पाए, है ना। इसके बाद कोनिफर, कोनिफर यानी जैसे पाइनस हो गए, कोनिफर का मतलब जो ट्री इस तरह से हो, कोन की तरह बने, जिसकी ग्रोथ इस तरह से हो, कोन की तरह, शंकु की तरह, है ना। आपने देखा होगा कार्टून में क्रिसमस ट्रीज वगैरह बहुत देखे होंगे। तो इस तरह की जो ट्रीज बनती हैं इनको हम कोन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे पेड़ों को हम इकट्ठा जब कहते हैं तो उनको हम कोनिफर कहते हैं, क्या कहते हैं, कोनिफर। और ये नॉर्मली ऐसी जगह होती है जहां स्नोफॉल बहुत होती है, बर्फ बहुत गिरती है। क्यों, क्योंकि अगर इस तरह से कोन शेप का होगा तो बर्फ गिरेगी तो सरकती हुई नीचे चली जाएगी। इसके अलावा इनकी पत्तियां नीडल लाइक हो जाती हैं, कैसी हो जाती हैं, सुई के जैसी हो जाती हैं। इससे क्या फायदा होगा, ये नीचे की ओर झुकी रहेंगी, बर्फ गिरेगा, फिसलता हुआ नीचे निकल जाएगा। इसके अलावा नीडल के जैसे होने से और क्या फायदा हो गया, तो सरफेस एरिया कम हो गया पत्ती का, वाटर लॉस कम होगा, क्योंकि ये पहाड़ों पे हैं, कभी कभी वहां पानी मिला कभी नहीं मिला, तो वाटर लॉस को रोकने के लिए। सो इन कॉनिफर द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, देयर थिक क्यूटिकल एंड sunken stomata also helps to reduce water loss। अब ये बेटा sunken stomata क्या होता है, sunken को हिंदी में कहते हैं धंसा हुआ, क्या कहते हैं बच्चों, धंसा हुआ। आप कहेंगे सर कहाँ धंस गया है ये बकलोलुआ, देखो बेटा ये धंस गया है एपिडर्मिस के अंदर, क्योंकि एपिडर्मिस पे रहेगा, सरफेस पे रहेगा, बाहर की ओर रहेगा, तो सन से एक्सपोज होगा,
वाटर लॉस ज्यादा होगा, वाटर लॉस इतना ज्यादा ना हो, कम से कम हो। इसके लिए जरूरी है कि ये स्टोमेटा थोड़ा अंदर की ओर रहे, है ना, सनकिन कंडीशन में रहे, तो धंसा हुआ रहता है, सनकिन स्टोमेटा देखा जाता है। समझ में आया? गुड। अब यहाँ पे आपको जो मैंने पीछे कहानी सुनाई बस उसी का फिगर है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है आप फंजाई और हायर प्लांट का मतलब यहाँ पे आपको पता ही है कि किसके साथ करना है एसोसिएशन, है ना भाई। अभी पीछे आपने पढ़ा ना माइकोराइजा, तो कौन होगा ये? पक्का पाइनस होगा ना। गुड, ये पाइनस होगा, लंबा है, वैसे भी समझ में आ गया कि ये लंबा है। तो आपको समझ में आ रहा है ना। तो ये फंजाई क्या करेगा? वाटर न्यूट्रिएंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो देगा पाइनस को। पाइनस बदले में क्या देगा भाई? यहाँ पे ये देखिए ग्रीन ग्रीन पत्तियां हैं, फोटोसिंथेसिस कर रही हैं, फूड बना के इस फंगस को देते रहेंगे। लो भाई तुम भी खाओ, हम भी खाते हैं, यू विल बी हैप्पी, आई विल बी हैप्पी, हैप्पी हैप्पी, वी आर हैप्पी, है ना। अब ये जो दूसरी स्लाइड है ये एक नेचुरल हैबिटेट में फोटो ली गई है, ठीक। इसमें ये साइकस के प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं और आप ये देख पा रहे हो बेटा नीचे, यस, द ब्यूटीफुल कोरल रूट्स, यू कैन से दैट कोरलॉइड रूट्स। अब ये जो कोरलॉइड रूट्स हैं, लेट मी जूम ताकि आप और बड़ा बड़ा देख पाओ, ठीक है। अब और भी बहुत बड़ा हो गया होगा, आसानी से देखिए। तो ये जो कोरलॉइड रूट्स हैं, ठीक है ना। अब ये देख रहे हो, इस पे ग्रीन ग्रीन स्पॉट्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक। और ये स्पेशलाइज्ड है, ये सरफेस के ऊपर आ गए, नीचे क्यों नहीं? क्योंकि सॉइल में वैसे भी नाइट्रोजन कम है, ठीक है। तो ये ऊपर जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मिलेगा, ये इसको फिक्स करने की पूरी कोशिश करते हैं। कौन? साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। इसके अलावा सॉइल में भी जो अगल बगल नाइट्रोजन होगा उसको भी टेकअप करके उसको कन्वर्ट करेंगे बायोलॉजिकल फॉर्म में, ताकि साइकस की ग्रोथ अच्छी हो पाए। तो इस तरह से कोरलॉइड रूट का एसोसिएशन बनता है यहाँ पे। क्लियर हो गया? गुड। द जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म कैसे होते हैं? हेटेरोस्पोरस होते हैं, यानी जो इसमें स्पोर बनेंगे वो अलग अलग होंगे, छोटा और बड़ा, यानी माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो को मेगा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो माइक्रो एंड मेगा स्पोर, ठीक है, एकदम साफ। अभी देखिए टेरिडोफाइट्स में आपने पढ़ा होमोस्पोरस भी हो सकते थे और हेटेरोस्पोरस भी हो सकते थे, लेकिन जिम्नोस्पर्म में देखिए बहुत सारे एडवांसमेंट आ रहे हैं। उस एडवांसमेंट में एक एडवांसमेंट ये भी है कि जिम्नोस्पर्म में हेटेरोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है, एंड दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, ठीक है ना। माइक्रो का मतलब होता है मेल स्पोर एंड मेगा का मतलब होता है फीमेल स्पोर, मेल एंड फीमेल स्पोर। तो यहां तक कहीं कोई दिक्कत? मुझे तो नहीं लगता कि आपको दिक्कत होनी चाहिए। तब बढ़िया से समझ में आया बच्चों? गुड, वेरी गुड। द टू काइंड ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया। ये जो दोनों स्पोर होंगे वो स्पोरेंजिया के अंदर होंगे, जो कि किसी न किसी पत्ती पर होगा, जिसको हम स्पोरोफिल कहते हैं। ऐसी पत्तियों को जिसपे कि स्पोरेंजिया होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्पोरोफिल कहते हैं। टेरिडोफाइटा में भी आपने यही पढ़ा था, इसीलिए वहां पे हमने समझा था कि वो सीड, हैबिट, फ्रूट और कोन जैसी चीजों को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी टेरिडोफाइटा में इवोल्यूशन जो हुआ वही इवोल्यूशन अब यहाँ और भी अच्छे से इवॉल्व हो रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है, ठीक है ना। नाउ स्पोरोफिल्स आर अरेंज्ड स्पाइरली along an axis to form lacs, कुछ इस तरह से, है ना, या कोन, कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई इस तरह से, ठीक है, या कोन। तो लैक्स होगा। लैक्स क्या होता है कि थोड़ा ओपन होता है, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे नॉर्मली आप स्ट्रोबिलाई और कोन देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से,
ठीक है। लैक्स भी ऐसा ही होता है, बस उसमें पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं, है ना, क्योंकि वो है तो ये स्पोरोफिल यानी फिल यानी पत्ती, मैंने आपको बताया था, फिल यानी लीव्स, है ना, फिल यानी लीफ, समझ में आ रहा है ना। तो पत्ती एपेक्स पे ऊपर की ओर आप ये देख पा रहे हो, बिल्कुल कोने पर टर्मिनल पे ये क्या करते हैं कि ग्रुप बना लेते हैं, जुड़ जाते हैं, तो लेग्स बना लेते हैं। अब आप इस स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, ये फीमेल कोन है, ये मेल कोन है, और ये पाइनस का पेड़ है, चीड़ का पेड़ है। तो इसमें आप पत्तियां भी ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, ये एकदम सुई के जैसी लंबी लंबी है, नीडल्स बोलते हैं इसको हम। क्या कहते हैं? नीडल कहते हैं। ये साइकस नहीं है, ये पाइनस है। ये क्या है बच्चों? पाइनस है। फीमेल कोन बड़ा होता है साइज में, मेल कोन छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, याद रखेंगे, फीमेल के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। फीमेल कोन में ही ओव्यूल और एग डेवलप होंगे, जबकि मेल कोन में पॉलन ग्रेन डेवलप होंगे, जिनको कि मूव करके फीमेल कोन में जाके फर्टिलाइज करना होगा। अब आइए एक एक कोन के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे और आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। द स्ट्रोबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स, ऐसा स्ट्रोबिलाई जो माइक्रोस्पोरोफिल को बियर करता है, एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिलाई। तो इसमें से ये जो पहला स्ट्रक्चर है ये है मेल स्ट्रोबिलाई। क्या? मेल स्ट्रोबिलाई या माइक्रोस्पोरेंजिएट। ये कैसा स्ट्रोबिलाई है? माइक्रोस्पोरेंजिएट स्ट्रोबिलाई। आ गया समझ में? ओके। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप into a male gametophytic generation। मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन मतलब कोई ना कोई छोटा प्लांट स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें गैमीट का डेवलपमेंट होगा, यानी यही जो स्पोर लिखा हुआ है, मेल स्पोर की बात हो रही है। ये समझ में आ रहा है? इन द मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन विच इज हाईली रिड्यूस्ड। बहुत बड़ा चेंज है ये, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। हाईली रिड्यूस्ड, ये नीट में आता है क्वेश्चन। टेरिडोफाइटा में भी ये स्ट्रक्चर देखने को मिलते थे, लेकिन वहां पर गैमेटोफाइट अलग से डेवलप होता था, फ्री होता था, प्रोथाइलस बनता था गैमेटोफाइट की। फिर उसके बाद कंप्लीट मैच्योरिटी आती थी, वो खुद से फोटोसिंथेसिस कर सकता था, रिड्यूस नहीं था, इतना भी भयंकर रिड्यूस नहीं था। यहां क्या हो गया? गैमेटोफाइटिक जनरेशन इज हाईली रिड्यूस्ड। क्या बेटा? हाईली रिड्यूस्ड एंड इज कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। जबकि टेरिडोफाइटा तक की कहानी पढ़िए तो मल्टीसेलुलर, बहुत बड़ा बड़ा होता था, इंडिपेंडेंट होता था, फोटोसिंथेटिक होता था, पर यहां पे सिक्का बदल गया। तो ये एक इवोल्यूशन है, ये एक तरह का इवोल्यूशन है। और जो हाइयर प्लांट्स हैं जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, हाइयर प्लांट्स की खास बात यही है कि यहां पे स्पोरोफाइट ज्यादा डेवलप होता है और गैमेटोफाइट वाला जो इनका लाइफ होता है वो बहुत ही कम, बहुत ही लेस डेवलप्ड होता है, बहुत ही कम डेवलप होता है। समझ में आ गया? कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसको याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है बेटा? गुड। अब आगे बढ़ते हैं। दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड, इस गैमेटोफाइट का नाम होता है पॉलन ग्रेन। आप कहेंगे सर पॉलन ग्रेन तो पता था, इतना घुमा फिरा के क्यों बोले? क्योंकि आपको जानना जरूरी है कि पॉलन ग्रेन एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में नहीं बनता था, वो सीधे जिम्नोस्पर्म में पहली बार बना है। और ये जो पॉलन ग्रेन स्ट्रक्चर है यही सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर है जो जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस मतलब मेल गैमेटोफाइट की बात करें तो, है ना, मेल गैमेटोफाइट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो बेटा पॉलन ग्रेन केवल रिप्रेजेंट कर रहा है।
यहाँ पे और कोई स्ट्रक्चर नहीं आने वाला, कोई थैलस नहीं, कोई प्रोथैलस नहीं, कोई और स्ट्रक्चर नहीं, सिर्फ पॉलन ग्रेन ही है। और यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है ये 100% डिपेंड होंगे किस पे? मेन प्लांट बॉडी यानी स्पोरोफाइट पे। तो अब कहानी पलट गई है। अभी तक क्या होता था? एल्गी और ब्रायोफाइटा में क्या स्टोरी थी कि क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। लेकिन टेरिडोफाइटा से कहानी बदल गई। टेरिडोफाइटा में क्या हो गया कि स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है, याद रखेंगे, वो डिपेंडेंट नहीं है। और जिम्नोस्पर्म तक आते आते तो भाई पूछो मत, एकदम से कहानी बदल जाती है। क्या कि अब स्पोरोफाइट तो मेन प्लांट बॉडी है ही, गैमेटोफाइट का इंडिपेंडेंस खत्म है ना, जो कि टेरिडोफाइटा में कम से कम थैलस बनता भी था, यहां पे सब खत्म। पॉलन ग्रेन यानी मेल या फीमेल जो भी, या ये तो मेल गैमेट है, गैमेटोफाइट है, इसी तरह से फीमेल गैमेटोफाइट की भी बात करूंगा भाई आगे में। तो दोनों ही तरह से जो गैमेटोफाइट हैं वो डिपेंड हो गए अब स्पोरोफाइट पे, 100% डिपेंड हो गए। The development of pollen grains take place within the microsporangia, यानी इसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे छोटे छोटे, उसी में डेवलपमेंट होगा। सो दिस इज अबाउट द मेल स्ट्रक्चर। अब आप आराम से देख सकते हैं कि ये मेल स्ट्रोबेलाई है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। नीडल्स आप देख पा रहे हो, पत्तियां, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? नीडल्स कहते हैं। इनकी पत्तियों को, ये चीड़ का पेड़ है यानी इसको हम पाइन कहते हैं, तो पाइन की जो पत्तियां होती है उसको नीडल कहा जाता है, याद रखेंगे, पाइन की पत्तियों को नीडल कहा जाता है, ठीक। और ये है मेल स्ट्रोबिलस। मेल स्ट्रोबिलस के अंदर जैसी बात है माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर यानी आप कह सकते हैं पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है। अलग अलग जिम्नोस्पर्म की स्पीसीज में अलग अलग टाइप के पॉलन ग्रेन बनते हैं। आइए देख लेते हैं, एक नजर डाल लेते हैं। पहला वाला है जिंगो बाइलोबा का। जिंगो बाइलोबा में जो क्या बोलते हैं आपकी पॉलन ग्रेन होती है, उसमें आप देख पा रहे हो बेटा 2 प्रोथैलियल सेल्स होती हैं, एक एंथीरिडियल सेल होती है, यही मेल गैमीट बनाते हैं बाद में, एक ट्यूब सेल होती है। जब ये फीमेल क्या कहते हैं पार्ट पे रिसीव होंगे, ओव्यूल के पास पहुंचेंगे, वहां पे एक पोलन कैविटी होती है। तो जब ये पोलन कैविटी में जाएंगे तो यही जो ट्यूब सेल है, इसी का ट्यूब न्यूक्लियस ये पोलन ट्यूब बनाता है और एंथीरिडियल सेल इसको फॉलो करता है, ठीक। तो 4 सेल्ड स्टेज हो गई, आपको ये याद रखना होगा। 4 सेल्ड स्टेज आपको जिंगो में देखने को मिला, खास बात है। नॉर्मली सब में 4 सेल्ड या 3 सेल्ड स्टेज ही देखने को मिलता है ना। यूजुअली मैं आपको बता दूं, सभी जिम्नोस्पर्म की बात करें तो मैक्सिमम मतलब 80% के आसपास जो जिम्नोस्पर्म है उसमें 3 सेल्ड स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन देखने को मिलते हैं। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है। खैर, अब इसको एनसीईआरटी की लाइंस में से हटाया गया है, तो आप नहीं भी याद रखेंगे तो कोई बात नहीं है। इसके बाद पाइनस की ये क्या बोलते हैं आपके दिख रहे हैं। पाइनस की एक खास बात होती है कि पाइनस के पॉलन ग्रेन में एयर सैक पाया जाता है, जिसको कॉमन बोलचाल की भाषा में हम लोग विंग्स कहते हैं, विंग्स ऑफ द पॉलन ग्रेन। ये पाइनस की खास बात है, याद रखना। तो पाइनस में विंग्स पाए जाते हैं, विंग्स जिसको कि जो कि मोर साइंटिफिक टर्म में इसको हम लोग एयर सैक कहते हैं, बट बोलचाल की भाषा में विंग्स कहते हैं, क्योंकि जब हवा चलती है तो इसी के थ्रू ये फ्लोट करते हैं, बहुत हल्के होते हैं, फ्लोट करते हैं, ठीक। बाकी बीच में ये एंथेरिडियल सेल है यानी मेल गैमेट फॉर्म करेंगे और उसके बाद ये आपका ट्यूब न्यूक्लियस है। तो आगे बढ़ते हैं अब। जूनिपेरस भी एक जिम्नोस्पर्म है। जूनिपेरस कम्युनिस की स्पीसीज आप लोग गमलों में लगाते हैं, इसकी अच्छी खुशबू आती है, काफी औषधीय गुणों से भरे हुए पौधे हैं, लेकिन चूंकि पता नहीं है लोगों को तो ज्यादा यूज नहीं करते, बस ऑर्नामेंटल पौधे की तरह इसको यूज करते हैं। यहाँ पे माइक्रोस्पोर आप देख पा रहे हैं, सिर्फ एक सिंगल सेल है, यानी यहां बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होता है। तो आपने देखा कि अलग अलग जिम्नोस्पर्म में अलग अलग तरह के पॉलन ग्रेन पाए जा रहे हैं। अब सिकोया की बात कर लें। सिकोया की स्पीसीज में 2 सेल्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है,
देखो भैया नेचर में ना खूब सारी वेरिएशन होती हैं, इसीलिए नेचर बहुत खूबसूरत है, वेरिएशन है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं अच्छी अच्छी। तो मेरे ख्याल से अब आपका एक छोटा मोटा ओवरऑल कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ होगा पॉलन ग्रेन को लेके। अब यही जो पॉलन ग्रेन है कहाँ डेवलप होते हैं? मेल स्ट्रोबलाई के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वहां पे। और यही जो पॉलन ग्रेन है यही क्या कहलाते हैं बच्चों? मेल गैमीटोफाइट कहलाते हैं, मेल गैमीटोफाइट। सो मेल गैमीटोफाइट 100% डिपेंड होते हैं स्पोरोफाइट पे, 100% डिपेंड होते हैं स्पोरोफाइट पे। क्लियर हो गया? ओके, अब आ जाते हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और उसको डिस्कस कर लेते हैं। द कोन बियरिंग मेगा स्पोरोफिल्स, यानी फीमेल की बात हो रही है। अब मेगा मतलब बड़ा, बड़ा किस में है? फीमेल में। द कोन बियरिंग मेगा स्पोरोफिल विद ओव्यूल्स और मेगा स्पोरेंजिया, ओव्यूल को क्या कहेंगे? मेगा स्पोरेंजिया, आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट या मेगा स्पोरेंजिएट, दोनों ही नाम याद रखेंगे, मैक्रोस्पोरेंजिएट या मेगा स्पोरेंजिएट। और इसी को सिंपल भाषा में हम कहते हैं फीमेल स्ट्रोबिलाई, फीमेल स्ट्रोबिलाई। द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिलाई may be born on the same tree, मेल और फीमेल एक ही ट्री पर भी हो सकते हैं, जैसा कि पाइनस की मैक्सिमम स्पीसीज में देखने को मिलता है। मैक्सिमम है ना, आप कह सकते हैं कि लगभग हर स्पीसीज में होता है। तो ये जो ट्रीज होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं और इनके अलग अलग ब्रांचेस पे एक ब्रांच पे मेल और दूसरे ब्रांच पे फीमेल कोन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, स्ट्रोबिला का डेवलपमेंट होता है और ये अलग अलग पेड़ पे अलग अलग तरीके से डेवलप हो सकते हैं, जैसे मेल स्ट्रक्चर अलग और फीमेल कोन अलग। साइकस की स्पीसीज में ऐसा देखने को आपको आसानी से मिलता है। समझ में आ गया बेटा? मेगास्पोर मदर सेल है ना, जैसे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है वैसे ही मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस। तो इसको नोट कर लो बच्चों, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया नीट के लिए, नोट करिए प्लीज। मेगास्पोर मदर सेल किससे डिफरेंशिएट होगी, किससे अलग होके बनेगी? न्यूसेलस से। और न्यूसेलस क्या होता है? न्यूसेलस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाली लेयर होती है। लेकिन जिम्नोस्पर्म की बात करें तो क्योंकि अभी ये बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुए हैं, आप एंजियोस्पर्म में देखेंगे मेगास्पोर मदर सेल न्यूसेलस नहीं, वो कहीं और से ही डेवलप होती है। लेकिन यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में क्या है, आपको याद करना पड़ेगा कि मेगास्पोर मदर सेल न्यूसेलस की सेल से ही डिफरेंशिएट होकर बनती है। द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाई एनवलप्स, बाहर से ये प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है, एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ओव्यूल। ठीक है, तो न्यूसेलस की सुरक्षा करने के लिए एनवलप होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कि आप ओव्यूल कहते हैं। बाद में यही ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल विच मे बी क्लस्टर्ड, है ना। ओव्यूल कहां होते हैं? मेगास्पोरोफिल, यानी ऐसी पत्तियां जिन पे मेगास्पोर डेवलप होंगे। फिल का मतलब पत्ती, मेगास्पोर, तो मेगास्पोर जिस पे बॉर्न करेंगे, डेवलप करेंगे, वो होंगे मेगास्पोरोफिल। तो ओव्यूल आर बॉर्न, ओव्यूल ही क्या हो गया, एक तरह से आपका मेगास्पोरेंजियम हो गया, है ना। क्या हो गया? ये एक तरह का मेगास्पोरेंजियम हो गया। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है। तो ओव्यूल कहां होगा? पत्तियों पर होगा। भाई स्पोर के लिए डेवलप हो रहा है, जैसा कि आप टेरिडोफाइटा में पत्तियों के पीछे देखा था आप लोगों ने, याद आ गया? गुड। तो ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल विच मे बी क्लस्टर्ड। क्लस्टर्ड का मतलब गुच्छा बनाना, इकट्ठा हो जाना, है ना बेटा? क्या? गुच्छा बनाना, इकट्ठा हो जाना, एक साथ हो जाना। समझ में आ रहा है? इसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको। गुड। तो
ये गुच्छा बना लेते हैं या इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। और जब ये एक साथ हो जाते हैं तो फीमेल कोन का फॉर्मेशन करते हैं। किसको बनाते हैं? दे क्लस्टर्ड टू फॉर्म फीमेल कोन। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली। मियोटिकली का मतलब होता है मियोसिस करना, या इसी को सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन करना। रिडक्शन डिवीजन करना, हिंदी में कहें तो अर्धसूत्री विभाजन करना। यानी जो क्रोमोसोम मदर में होगा, जैसे यहां पे मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल, मान लीजिए कि इसमें 100 क्रोमोसोम्स हैं, तो जब मियोटिकली ये डिवाइड हो जाएंगे तो इनसे 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। लेकिन ये जो 4 डॉटर सेल्स होंगे, इनमें क्रोमोसोम के नंबर सभी में कितने होंगे? 50 होंगे, 100 नहीं होंगे, 50-50 होंगे। तो जब इस तरह का डिवीजन होता है जिसमें मियोसिस होती है, उसमें डॉटर सेल में हमेशा मदर सेल से 50% क्रोमोसोम ही ट्रांसफर होते हैं। कितने बेटा? 50%। इसीलिए मदर सेल को 2n कहा जाता है और डॉटर सेल्स को n कहा जाता है ना? 2 टाइम्स का डिफरेंस रहता दोनों में। Okay, the megaspore mother cell divides meiotically to form 4 megaspores. One of the megaspore enclosed within the megasporangium. Within the megasporangium. अब मेगास्पोरेंजियम कौन है? यहां पे आपको पता है ना, म्यूसेलस। ठीक है ना? तो मेगास्पोर कहां रहेंगे? न्यूसेलस के अंदर रहेंगे। एक तरह का एम्ब्रियो सैक कह सकते हैं। जैसे हायर, मतलब अगर आप एंजियोस्पर्म से कंपेयर करें तो एक तरह से ये एम्ब्रियो सैक का काम कर रहे हैं। ठीक है, न्यूसेलस। ओके, गुड। तो न्यूसेलस या मेगास्पोरेंजियम डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। किसमें बेटा? मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होगा। समझ में आ रहा है? गुड। दैट बियर्स 2 और मोर आर्चिगोनिया। तो ये जो क्या कहते हैं मेगास्पोरेंजियम है, ये गैमेटोफाइट है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा आर्चिगोनिया होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, इसी को फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और आर्चिगोनिया के अंदर ही सेल होती है, एग होती है। आर्चिगोनिया के अंदर ही एग सेल होती है जिसका कि फर्टिलाइजेशन होता है। तो आपको थोड़े से स्ट्रक्चर्स को समझने में दिक्कत हो गई, लग रहा होगा यार इतना सारा टेक्स्ट लिखा हुआ, टेंशन मत लीजिए, आगे फिगर मिलेंगे। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। तो फीमेल गैमेटोफाइट भी कहां रहेंगे? किसके अंदर रहेंगे? मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहेंगे। अब आराम से फीमेल कोन्स को देखिए। देखो बच्चों, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो पहला और तीसरा ये पाइनस के कोन है, पाइनस के फीमेल कोन है। और जो दूसरा वाला है ये साइकस, ये साइकस का फीमेल कोन है। तो आप देख पा रहे हैं, डिफरेंस देख पा रहे हो, दोनों में बहुत साफ सुथरा डिफरेंस है। और ऐसा नहीं कि साइकस में हमेशा ऐसा ही कोन देखने को मिलेगा, साइकस में भी वैरायटी ऑफ कोन्स होते हैं, बट एक तरह का कोन ये भी है। और ये पत्तियों से देख के आपको पता चल गया होगा कि ये साइकस रिवोल्यूटा है, साइकस रिवोल्यूटा है ना। साइकस सर्सिनेलिस का कोन अलग होता है, वो लंबा सा होता है। ये साइकस रिवोल्यूटा है, इसका कोन इसी तरह से होता है। अब आप देख पा रही है जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है, ये लीव्स का ही मॉडिफिकेशन तो है। अगर मैं इसको क्लोजर व्यू में ले आऊं तो आप देख पाओगे कि यस, आप देख पा रहे हैं कि ये जो पत्तियों जैसे ही तो दिख रहे हैं। बस ये है कि जब ये आप अंदर की ओर देखोगे तो इसमें आपको मेगा स्पोर देखने को मिलेंगे, ओव्यूल देखने को मिलेंगे, है ना। तो जो पत्तियां थी उसी में तो मॉडिफिकेशन हो गया है, तो कोन बन गए, स्ट्रोबिला बन गए। ये समझ में आया ना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत आसान है। अब
पाइनस के कोन को भी इसी तरह से देख लीजिए, ये बहुत ही हार्ड होता है, वुडी होता है, आपके लैब में देखने को मिल जाएगा। और जो बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं उनको तो मैंने दिखाया भी है ना। तो ये बहुत ही टफ होता है और इसी टफ वुडी स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे स्पेस होते हैं, ये जो खाली जगह है यहाँ पे स्पेस होते हैं और उसी में ओव्यूल्स होते हैं। इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है, इसलिए इनको हम नेकेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसलिए इसको हम नेकेड बोलते हैं। तो आप इस स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं, यहाँ जो बीच बीच में जगह है यहीं पे सीड रहते हैं। हालांकि ये मैच्योर कोन है, ये 3rd ईयर कोन है ना। पाइनस के कोन 3 साल में इतने मैच्योर होते हैं। तो 1st ईयर में ये थोड़े कॉम्पैक्ट होते हैं, 2nd ईयर में थोड़े और बढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, और 3rd ईयर में ये एकदम मैच्योर होके इस तरह से ओपन हो जाते हैं, सीड बाहर निकल जाते हैं और ये कोन भी टूट के गिर जाते हैं नीचे। सो दीज आर व्हाट फीमेल कोन्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म। यहाँ पे एक डायग्रामेटिक व्यू बनाया गया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये बीच में कोन का एक्सिस है, ठीक है, और ये ओव्यूल आप देख पा रहे हैं यहाँ बीचों बीच बिल्कुल यहाँ पे जुड़े होते हैं। ओपन है, इस पे कोई कवरिंग तो है नहीं बाहर से, है ना, कोई भी कवरिंग आपको नहीं देखने को मिल रही, ओपन है, इसलिए इसको नेकेड कहा जाता है। इसलिए क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं कि ये नेकेड है, यानी जिम्नोज है। नेकेड है मतलब जिम्नोज है। समझ में आ गया ना? तो इसीलिए ऐसे प्लांट्स जहां पे कुछ इस तरह के ओव्यूल देखने को मिलते हैं, आप यहां भी देख सकते हैं ओव्यूल्स एकदम फ्री हैं, है ना, ये सीड में कन्वर्ट हो चुके हैं अब ओव्यूल्स फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ये इसीलिए इनका नाम जिम्नोस्पर्म है, ठीक है बेटा। अब ये जो क्या बोलते हैं, ये जो आपको स्ट्रक्चर वुडी स्ट्रक्चर दिखता है वो लीफ है, उसका मॉडिफिकेशन होकर ये स्केल में हो गया, इसको सीड स्केल कहते हैं। और इसी के नीचे पतली पतली और भी स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं जिसको ब्रैक्ट कहते हैं, है ना, छोटी पतली वुडी ही होती है, नॉर्मली ये लकड़ी के जैसी दिखने लगती हैं, ठीक। अब इस पे पॉलन ग्रेन आएगा, मान लीजिए पॉलन ग्रेन, मैं आ रहा हूं जन्म मैं पॉलिनेशन करने आया हूं, ठीक है। तो पॉलिनेशन करने के लिए पॉलन ग्रेन आता है, और अगर ये राइट टाइप का पॉलन ग्रेन है, यानी जिस तरह के पॉलन ग्रेन का इंतजार ओव्यूल को था, तो फिर ये पॉलिनेशन होगा और फिर ओव्यूल गाना गाएगी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। ठीक है, तो ये तो थोड़ा पढ़ाई के साथ फन हो गया। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वही पॉलन ग्रेन इसे पॉलिनेट कर पाएंगे जो इसकी स्पीसीज के टाइप के होंगे। यानी अगर ये पाइनस है, याद रखेंगे, तो ये भी पाइनस ही होगा, ऐसा नहीं ये साइकस का आ जाए पॉलन ग्रेन और फर्टिलाइज हो जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। पेड़ अलग अलग हो सकते हैं, पेड़ एक भी हो सकता है, लेकिन स्पीसीज नहीं चेंज कर सकते, याद रखना, नहीं तो पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक। तो पॉलिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, उसका रिजल्ट यही होता है कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल इज नाउ कन्वर्टेड इनटू सीड, लेकिन यहाँ पे कोई ओवरी की वॉल तो है नहीं, ना यहाँ ना हर एक में अलग अलग, है ना, इसलिए यहाँ फ्रूट तो नहीं बनने वाला, तो सीड ही बनेगा, सीड ही फ्रूट समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब जो क्या बोलते हैं, आपके जितने भी ओव्यूल थे फर्टिलाइज होने के बाद वो कन्वर्ट हो गए किसमें? सीड में। कन्वर्ट हो गए किसमें? सीड में, यस। These ovules are now converted into seed and woody scales become more tough and hard. Am I clear? Good. आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सेम चीज को थोड़ा और इलेबोरेट करके दिखाया, थोड़ा और घुमा फिरा के पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये एक उसमें से कोई एक ब्रांच हम देख लेते हैं, ठीक। अगर हम फीमेल पार्ट की बात कर ही रहे हैं तो फीमेल पार्ट को हमें बहुत अच्छे से समझ लेना है। आज के बाद जिम्नोस्पर्म के मेल और फीमेल में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मेल तो क्लियर हो गया, पॉलन ग्रेन बहुत सिंपल है। फीमेल में देखो बेटा,
फीमेल में जो स्ट्रक्चर है आप देख पा रहे हो, ये ब्रांचिंग है और ब्रांचिंग के ऊपर इस तरह से ओव्यूल जुड़े हुए हैं, है ना, और इसी में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो सीड हो जाएगा। अब इसके ऊपर कोई कवरिंग तो है नहीं, इसीलिए ये नेकेड है और सिंपली ये जिम्नोज है। तो आज के बाद आप जिम्नोज कहेंगे और जिम्नोज कह के एकदम दिमाग में ये चीज फिक्स करेंगे कि इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, ठीक। अब एक ओव्यूल को अगर बाहर निकाल के देखें तो जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल दिखता कैसा है ना। तो दो फिगर लगाया है क्योंकि पहला वाला फिगर बहुत सुंदर नहीं दिख रहा था, कुछ सुंदर चीजें भी चाहिए ना, हाँ, लेकिन पहला वाला बहुत अच्छे से डायग्रामेटिक तरीके से दिखाया गया है। देखिए जो ये बाहर की प्रोटेक्टिव लेयर आपको दिख रही है, ये आउटर, इसको हम कहते हैं इंटेगुमेंट। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट। ऐसा लेयर आपको एंजियोस्पर्म में भी देखने को मिलता है, पर वहां पे थोड़े 2-3 लेयर्स ज्यादा होती हैं, ठीक है। अब ये जो इंटेग्यूमेंट होते हैं इसमें मतलब 2-3 लेयर्स होती हैं, आउटर, मिडिल, इनर, पतली पतली लेयर्स होती हैं, बट 2-3 लेयर मिल करके सेफ्टी का काम करते हैं। इंटेग्यूमेंट क्या करेंगे बेटा, सेफ्टी का काम करेंगे। अब बिना सेफ्टी के तो बेकार हो जाएगा ना। और उसके अंदर न्यूसेलस की लेयर होती है, किसकी, न्यूसेलस। तो यहां पे जो डार्क ब्राउन कलर आपको दिख रहा होगा बेटा, वो न्यूसेलस की लेयर है। किसकी लेयर है बेटा, न्यूसेलस की लेयर है। अब ये जो न्यूसेलस की लेयर है, इसी में से कोई सेल मैच्योर होती है और वो अंदर का लेयर ये बनाना शुरू कर देती है, जिसमें एंडोस्पर्म आप कह सकते हैं। अब एंडोस्पर्म भी डेवलप होता है। इसके अलावा यहाँ पे आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट होता है, जिसके अंदर की फीमेल गैमेट इनहेबिट करती है, वहां रहती है, ठीक है। आर्चिगोनियम हमेशा माइक्रोपाइलर एंड की ओर यहाँ पे बनेंगे, याद रखेंगे। आर्चिगोनियम कहाँ बनेंगे बेटा, माइक्रोपाइलर एंड की ओर बनेंगे। और माइक्रोपाइलर एंड में जो माइक्रोपाइल है यानी छेद होता है छोटा सा, उसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं, जहां से पॉलन ट्यूब एंटर करेगा। पॉलन ग्रेन आएगा ना, तो यहीं से उसका पॉलन ट्यूब एंटर करेगा। पॉलन ट्यूब जब एंटर करेगा तो आर्चिगोनियम में आने से पहले यहाँ एक और छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए तो शायद और अच्छा दिखने लगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा और स्ट्रक्चर होता है। आप अब अगर आप देख पा रहे हो तो देखो, यस, मैंने इसको राउंड किया। इस स्ट्रक्चर को हम पॉलन चैम्बर कहते हैं। आप एंजियोस्पर्म में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, ये केवल जिम्नोस्पर्म का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे पॉलन चैम्बर होता है, यानी पॉलन पहले यहाँ इस चैम्बर में उनके गैमेट्स रिसीव होंगे। किसके, पॉलन ग्रेन के जो क्या गैमेट होंगे वो यहाँ पे रिसीव होंगे, और यहाँ से फिर वही जो पॉलन ट्यूब ग्रो कर रही थी वही ग्रो करती हुई आर्चिगोनियम तक पहुंचेगी और फर्टिलाइज करेंगे। तो ये बहुत स्पेशल क्वालिटीज है। अब आइए इस बढ़िया वाले फिगर में समझते हैं। ऊपर माइक्रोपाइल है, इसके नीचे पॉलन चैम्बर है। तो पॉलन ग्रेन जब यहाँ आते हैं, नॉर्मली अगर क्या होते हैं उनका पॉलन ट्यूब ग्रो करता है, तो पॉलन चैम्बर वो ऐसी जगह है जहाँ पे पॉलन्स रिसीव हुए या पॉलन के गैमेट्स रिसीव होते हैं ट्यूब के थ्रू, और उसके बाद वही ट्यूब ग्रो करता हुआ अंदर की ओर मेगास्पोर पे जाता है, जहाँ पे एक फंक्शनल फीमेल गैमेट होती है जिसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक। और ये ब्राउनिश कलर की जो लेयर है ये आपकी न्यूसेलस की लेयर है, ये आपकी न्यूसेलस की लेयर है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। तो न्यूसेलस की लेयर ही यहाँ पे एक तरह से एम्ब्रियो सैक का काम कर रही है। जो हाइयर प्लांट यानी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जो उसमें एम्ब्रियो सैक होती है, वही काम यहाँ पे न्यूसेलस कर रही है। मुझे तो नहीं लगता है कि अब आप कभी भूलेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, है ना, unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperm male and female gametophytes do not have an independent free existence. नोट कर लीजिए, नोट दिस पॉइंट प्लीज। जैसे कि ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में गैमेटोफाइट की इंडिपेंडेंट लाइफ होती थी, वो ग्रीन होते थे, फोटोसिंथेटिक होते थे,
यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, ना वो ग्रीन होंगे ना फोटोसिंथेटिक होंगे, क्या समझे, और वो 100% अपने स्पोरोफाइट पे डिपेंड होंगे। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट, क्या समझे, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, यानी वो स्पोरेंजिया के अंदर ही रहेंगे जो स्पोरोफाइट से जुड़े होंगे, यानी गैमेटोफाइट डिपेंड ऑन, हियर यू कैन से दैट गैमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट। कहानी बदल गई, अभी तक क्या होता था, स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट, अब गैमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट। समझ में आ गया अच्छे से। द पॉलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम, दे कैरिड इन एयर करंट्स, है ना, एंड कम इन कॉन्टेक्ट इन द ओपनिंग ऑफ ओव्यूल, जहां पे ओपनिंग थी याद करिए माइक्रोपाइल वाला, है ना, बॉर्न ऑन मेगा स्पोरोफिल, तो ओव्यूल कहां है, मेगा स्पोरोफिल पर है, तो वहां तक पहुंच गए पॉलन ग्रेन। नॉर्मली विंड पॉलिनेशन होता है, नॉर्मली कैसा पॉलिनेशन होगा बच्चों, विंड पॉलिनेशन होगा, यहां तक कहीं कोई दिक्कत, विंड पॉलिनेशन। अब आपको पता ही है कि इसमें पाइनस वगैरह में तो ऐसे विंग्स भी पाई जाती हैं, है ना, ये विंग्स होती हैं, तो ये उड़ते हुए भी जाते हैं, विंड इसलिए विंग्स होती हैं, एयर सैक या विंग्स होती हैं ताकि ये उड़ पाए, है ना। तो जो पाइनस के पॉलन ग्रेन होते हैं ना, ये येलो कलर के दिखते हैं, येलो इन कलर, और भाई रेनी सीजन के आसपास ये क्या बोलते हैं पॉलिनेशन करते हैं। तो जहां पे जंगल है वहां पे लाखों करोड़ों पेड़ हैं, और उस लाखों करोड़ों पेड़ में से कई करोड़ पॉलन ग्रेन एक साथ रिलीज होते हैं, हवा में ऊपर उड़ते हैं। तो अगर कभी आप ऐसा पहाड़ों पे जाएंगे उस टाइम में, जैसा कि मैंने तो कई बार देखा है, लेकिन आपको भी ये देखना चाहिए, तो कभी आप बरसात के मौसम के आसपास जाएंगे तो आप देखेंगे कि उस जंगल के ऊपर 1 से 2 मीटर ऊंची तक बिल्कुल येलो कलर की एक चादर जैसी बनी हुई है, हल्की पीली बारिश होती हुई नजर आएगी आपको, है ना। आपकी गाड़ी जो आप जिस 4 व्हीलर से जा रहे होंगे उस गाड़ी के शीशे पे भी येलो कलर्स आ जाते हैं, ये बहुत अमेजिंग होता है ना, बहुत ज्यादा अमेजिंग होता है। तो उसको हम कहते हैं येलो शावरिंग, येलो शावरिंग, यानी येलो कलर की शावर होना, या इसको कई बार सल्फर शावरिंग भी कहा जाता है। ये सारे टर्म आप याद रखेंगे, भूलेंगे कुछ भी नहीं। सल्फर शावरिंग या येलो शावरिंग कहते हैं, है ना। तो असल में ये कोई बारिश नहीं है, ये पॉलन ग्रेन्स हैं पाइनस के जो येलो कलर के दिखते हैं। ओके बच्चों, गुड गुड, वेरी गुड। द पॉलन ट्यूब कैरिंग मेल गैमेट grows towards archegonia in the ovule and discharge their content near the mouth of the archegonia। तो यहाँ पे जो ओव्यूल के अंदर आर्चिगोनिया होती है, ये एग सेल है, ऊपर आपको पता है कि कुछ इस तरह से आपने स्ट्रक्चर देखा है, ये माइक्रोपाइल था, यहाँ पे पॉलन ग्रेन आ गया, पॉलन ट्यूब ग्रो करता हुआ आएगा और यहाँ पे मेल गैमेट को डिस्चार्ज करके चला जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, पक्का है। अगर सही टाइप का पॉलन ग्रेन या मेल गैमेट रहा तो फीमेल गैमेट के साथ जुड़ करके फर्टिलाइजेशन करेंगे, जाइगोट का डेवलपमेंट करेंगे। फर्टिलाइजेशन, जाइगोट डेवलपमेंट इनटू एन एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल्स इनटू सीड्स, ठीक है। यानी जाइगोट का डेवलपमेंट होगा और जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और ओव्यूल डेवलप करके सीड में बनाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि जाइगोट डेवलप करेगा तो एम्ब्रियो बनाएगा और ओव्यूल डेवलप करेगा तो सीड बनाएगा। जाइगोट डेवलप करेगा तो एम्ब्रियो बनाएगा और ओव्यूल डेवलप करेगा तो सीड बनाएगा। नोट कर लिया, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, ओव्यूल से सीड बनेगा। आप कहेंगे सर फ्रूट नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ओवरी वॉल या ओवरी जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। ओवरी होता तो फ्रूट बनता है ही नहीं, तो फ्रूट बनेगा ही नहीं। आ गया समझ में।
और सीड्स आर नॉट कवर्ड, ये तो पक्का ही है क्योंकि यहाँ ओवरी वॉल नहीं है, बिकॉज देयर इज नो ओवरी वॉल, इसलिए यहाँ पे कवर भी नहीं होगा। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब चलिए लाइफ साइकिल को देख लीजिए। बहुत ही सुंदर सी लाइफ साइकिल है, प्यारी सी, बहुत ही स्मार्ट लाइफ साइकिल है। ठीक है, ओके, तो ये एक नंबर 1 नंबरिंग दी है, बहुत अच्छी बात है, नंबरिंग दे दी, सर दर्द खत्म, नहीं तो नंबर 1 ही ढूंढने में दिक्कत होता है। ये एक मैच्योर प्लांट है। मैच्योर प्लांट जब मैच्योर होते हैं तो इसके अलग अलग ब्रांचिंग ट्विग्स पे यानी ब्रांचेस पे आप कह लीजिए मेल और फीमेल कोन का डेवलपमेंट होता है, यानी मेगा और माइक्रो स्पोरोफिल्स का डेवलपमेंट होता है, जिसमें मेगा और माइक्रो स्पोरेंजियम होते हैं, और मेगा और माइक्रो स्पोरेंजियम में मेगा एंड माइक्रो स्पोर का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन होते हैं, ठीक, जो कि यहाँ नीचे वाले में आपको पता है कि पॉलन कोन ये है और ये है आपका ओव्यूल वाला यानी फीमेल कोन। ये मेल कोन है और ये फीमेल कोन है। फीमेल कोन में आर्चिगोनियम डेवलप होगी, जिस आर्चिगोनियम के अंदर फीमेल एग या फीमेल गैमेट रहेगी। मेल कोन के अंदर आपके पॉलन क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होगा माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, और सुटेबल कंडीशंस आने पर, मैच्योर होने पर ये रिलीज होंगे एयर के थ्रू। ये रिलीज होकर के कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे फीमेल कोन पे। ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे फीमेल कोन पे, याद रखना। ये विंड पॉलिनेशन करके कहाँ पहुंचना चाहते हैं? ये चाहते हैं फीमेल कोन पे पहुंचना। इनको जाना है कहाँ? फीमेल कोन पे। ठीक, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिखाया कि फीमेल कोन मतलब ये कुछ इस तरह से दिखता हुआ होगा, ओव्यूल होगा, है ना। अब ये पॉलन ग्रेन जब रिलीज होंगे, पॉलन ग्रेन रिलीज होके कहाँ पहुंचेंगे? फीमेल कोन पे, यानी यहाँ पहुंचे। उसी स्ट्रक्चर को बड़ा करके यहाँ दिखाया है। तो यहाँ पे ओव्यूल है, माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल के थ्रू ये अंदर क्या होता है, मूव करेंगे पॉलन ट्यूब्स के थ्रू। अब आपको पता है माइक्रोपाइल के अंदर यहाँ पे एक पॉलन चैम्बर टाइप की चीज होती है जहां पे ये प्रेजेंट रहते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। यस, देख पा रहे हो बच्चों? तो अब आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ना, विंग्स बने हुए हैं इनकी, है ना। यानी जब ये हवा चलती है तो ये फिर उड़ते हुए पहुंचते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के पास यहाँ पे पॉलन चैम्बर होता है। आपने इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर अलग से दिखा दिया भाई, हो सकता है कि हर जगह ऐसा स्ट्रक्चर ना बन पाया हो, तो इसलिए मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया। अब ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ पहुंचते हैं, जो इनमें से सबसे अच्छा मैच्योर और सूटेबल पॉलन ग्रेन होता है, वो फर्दर ग्रोथ करता है और अपने पॉलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के अंदर डिस्चार्ज करता है। ठीक है ना। जब फीमेल गैमेट के अंदर ये डिस्चार्ज होते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एग होती हैं, एग के साथ ये पॉलन जो क्या बोलते हैं पॉलन चैम्बर है, वहां से पॉलन ट्यूब ग्रो करते हैं और ये एग के साथ फर्टिलाइज करते हैं, जिससे कि जाइगोट बनता है। अब ये जो जाइगोट बनता है वो फिर से 2n हो गया। अब यही एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और ये जो पूरी ओव्यूल है ये सीड में कन्वर्ट होगी। तो ये अंदर ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया, जो कि नया स्पोरोफाइट बाद में बनाएगा। और ये जो बाहर का हिस्सा है यही सीड कोट बनाता है। ओव्यूल का बाहर का हिस्सा ये सीड कोट, यानी यही सिंपली किसमें कन्वर्ट हो गया? सीड में हो गया। कोई दिक्कत? आसानी से समझ में आ गया सबको? ठीक। और इसके बाद जब ये सीड जर्मिनेट करेगा तो एक नया प्लांट बनाएगा, फिर ये मैच्योर होगा, एक मैच्योर कंप्लीट ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द सिंपल लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत आई होगी। पॉइंट इसमें नोट करने वाली ये थी कि यहाँ पे जो हैप्लॉइड लाइफ साइकिल है वो काफी छोटी होती है, तुरंत फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और डिप्लॉयड लाइफ साइकिल काफी बड़ी होती है, यानी यहाँ पे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल स्टार्ट हो चुकी है। कैसे? डिप्लॉन्टिक, या आप कह सकते हैं स्पोरोफाइटिक
जो लाइफ साइकिल है वो बड़ी है, गैमेटोफाइटिक बहुत छोटी है, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंड है। सो दिस इज ऑल अबाउट द जिम्नोस्पर्म। जहां कहीं भी दिक्कत होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये कुछ खूबसूरत नाम लिखे हुए हैं जिनको आप पढ़ सकते हो, है ना, ताकि आपको समझ में भी आए कि भाई अलग अलग स्पीसीज होती हैं। जैसे साइकस की 2 स्पीसीज यहाँ लगी हैं। ये रिवोल्यूटा है जो आपने शुरू में भी देखा था, जिसकी कोन आपने देखी थी, है ना। ये साइकस रिवोल्यूटा है। और बगल में ही साइकस की एक और स्पीसीज है, काफी बड़ी बड़ी डंडी के साथ आप देख पा रहे हैं। तो इसका कोन देखिए, ये साइकस का ही कोन है, थोड़ा सा एकदम स्टाइलिश मॉडर्न टाइप का दिख रहा है आपको, है ना। बिल्कुल ये कोन वैसा ही है जैसा कि आपने पहले साइकस रिवोल्यूटा का कोन देखा था, लेकिन देखिए थोड़ा सा कितना सुंदर सा ये मॉडिफिकेशन हो गया, है ना। और ये साइकस सर्सिनालिस है। साइकस सर्सिनालिस, इसको जूम कर देता हूं मैं आराम से और देख लीजिए, देख पा रहे हो बच्चों। तो इनमें थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज हो गया, और जब ये पूरी तरह से मैच्योर होती है तो फिर एकदम लूज हो जाती है इनकी अरेंजमेंट, और यहाँ से सीड बाहर की ओर निकल जाते हैं। ठीक बेटा, ये पाइनस का जंगल है, आपको आराम से देखने को मिल जाएगा जब भी आप देहरादून, मसूरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ इन रास्तों पे जाएंगे, है ना, नैनीताल, भीमताल, अल्मोड़ा, इन सब रास्तों पे जब भी आप जाएंगे, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू मनाली, जब भी आप हिमालयन रेंज पे जाएंगे तो आपको ऐसे पाइनस के खूबसूरत जंगल देखने को मिल जाएंगे। ये चीड़ के पेड़ लगे हुए हैं, है ना, ये इनकी नीडल्स हैं, ये इनका कोन लाइक डेवलपमेंट है, इसलिए इस जंगल को हम देखिए जितने भी ट्रीज होंगे सब में इस तरह से कोन लाइक डेवलपमेंट ही होता है, इसीलिए इनको हम कोनीफेरस कहते हैं। कोनीफेरस प्लांट्स, ट्रीज एंड कोनीफर या कोन फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। चीड़ के जंगल, खूबसूरत जंगल। तो गॉड ब्लेस यू, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, जहां कहीं दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।